हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ टाटा हैरियर XTA प्लस वर्सेस XZA प्लस का डेली लाइफ रिव्यू। मेरे पास ये दोनों ही गाड़ियाँ रही थी कुछ दिनों के लिए और मैंने इन दोनों गाड़ियों को ड्राइव करके डेली लाइफ में यूज़ करके देखा और समझा कि गाड़ियों को चलाने में क्या एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो इसके ओनर ज़्यादा एंजॉय करते हैं कंपेयर टू वो लोग जो लोग इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं या इसका रिव्यू लेते हैं, या फिर वो लोग जो इन गाड़ी के सिर्फ वीडियोज़ देखते हैं और समझते हैं कि ये गाड़ी के बारे में उनको सब कुछ पता है। ऐसी गलतफहमी मेरे पास भी थी कई टाइम तक के। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, शायद 80 वीडियोस कुछ बनाए हैं टाटा हैरियर से संबंधित, और अब तक जितने भी वीडियोस बनाए मेरे को भी लगता था कि बस इसका ओमेगा आर प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, या फिर 2.0 लीटर क्रायोट्रिक डीजल इंजन जो फिएट सोर्स है जिसमें 125 किलोवाट यानी 170 PS का आपको मैक्सिमम पावर और 350 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है। डीजल BS6 फेज 2 के साथ में इस गाड़ी का पावर और रिफाइनमेंट भले कितना भी अच्छा हो। मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी 16 का माइलेज और ऑटोमेटिक में लगभग 14 का माइलेज क्लेम करती है। 2000 सीसी का फिएट का इंजन वैसे तो काफ़ी रिलायबल भी रहा है, ECU भी काफ़ी अच्छा रहा है। 6 स्पीड मैनुअल 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी गाड़ी में मिल जाता है। लेंथ के हिसाब से 4.5 मीटर लंबी ये गाड़ी है। व्हील बेस भी अच्छा है, कंफर्ट फ्रंट और रियर पैसेंजर सबके लिए है। चारों व्हील में अब डिस्क ब्रेक मिलने लगे हैं। इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन जो है लोअर विजबोन मैकफरसन स्ट्रट के साथ कॉइल स्प्रिंग भी लगी हुई है। एंटी रोल बार भी उसमें है। रियर सस्पेंशन में आपको सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट ब्लेड मिल जाती है। पैन हार्ड रॉड और कॉइल स्प्रिंग के साथ में जो स्टेबिलिटी और अच्छी खासी कंफर्ट बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का वास्ता आपकी डेली लाइफ की ओनरशिप पर क्या है, ये बातें समझने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। इस गाड़ी को अब लगभग 4 साल हो चुके हैं, या थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है इंडिया में सक्सेसफुल होते हुए, और कई सारी कॉम्पिटिटर गाड़ियाँ जो आ चुकी है मार्केट में उसने इसको काफ़ी अच्छा राइवलरी भी दिया है। बावजूद इसके एक ही सबसे बड़ा कंसर्न है जो टाटा के फैंस को होता है जब गाड़ी परचेज करते हैं, वो उसकी सर्विस को लेकर के। लेकिन आज मैं सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप बातें नहीं करने वाला हूँ। मैं बातें करने वाला हूँ अगर आप इस गाड़ी को परचेज करते हो और आपको उसको डेली लाइफ में यूज़ करना है, डेली अगर आप इसको ड्राइव करने वाले हो ऑफिस जाने आने के लिए या किसी और पर्पज से डेली ड्राइव आप करते हो, तो आपके लिए क्या एक्सपीरियंस ये गाड़ी लेकर आती है। व्हाट इज़ द बेस्ट बेनिफिट दैट दीज स्पेसिफिकेशन टर्न आउट टू ब्रिंग इन योर डेली ड्राइविंग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गाड़ी के बॉडीज़ को लेकर के। ये गाड़ी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्लीनिंग मेंटेनेंस के वक्त भी हमको समझ में आता है जब हम इसमें PPF इंस्टॉलेशन करते हैं। हैरियर हम लोगों ने 50 कर ली होंगी, तो भी हमको रियलाइज़ होता है कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मटेरियल भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। और क्लीनिंग करते वक्त मैंने इस गाड़ी को कभी खुद वॉश करके देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ बड़े बड़े पैनल्स हैं और बड़े बड़े पैनल को साफ़ करने में दिक्कत आती है। तो गाड़ी जो है बड़ी होना कोई बुरी बात नहीं है, बस इतना बता रहा हूँ कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये छोटी दिखती है, कॉम्पैक्ट SUV लगती है, लेकिन है नहीं, काफ़ी बड़े साइज़ की गाड़ी है। और पहले तो ये XUV 500 से भी बड़ी होती थी, XUV 700 से थोड़ी सी बड़ी अब आने लगी है। बट ये बड़ी है, इसका मतलब आपको एक डोमिनेटिंग फील भी देगी, ड्राइव करते वक्त अच्छा बड़ी गाड़ी के चलाने का फील भी देगी, और साथ साथ में अंदर काफ़ी स्पेशियस भी फील होगा। कैबिन स्पेशियस फील होगा, इसको कोई टेक्निकल वर्डिंग से बताने की जरूरत नहीं है। स्पेशियस फील होगा मतलब आप फैल के बैठ सकते हो। हेल्दी लोग भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, टॉल लोग भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अगर टॉल पर्सन ड्राइव करना चाहता है तो फैल के अपने पैरों को आगे करते हुए आराम से अच्छी खासी कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठ सकते हैं। और गाड़ी में तो लंबार सपोर्ट भी मिलता है जो काफ़ी यूज़फुल है। लंबार सपोर्ट यूज़फुल है ये मुझे तब पता चला जब मैंने अपनी एक गाड़ी को लंबार सपोर्ट के साथ में 500-600 किलोमीटर की रेंज पर ड्राइव करके देखा, तो बीच बीच में मुझे लंबार सपोर्ट काफ़ी पर्पसफुल लगा, इसलिए मुझे पता है ये फीचर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। गाड़ी की जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल है, सिटिंग पोजीशन तो अच्छी देती ही है, बट जिस तरह से वो आपको ग्रैस्प करके रखती है अच्छा फील होता है, अच्छी ग्रैबिंग पोजीशन है। और जब आप खराब रास्तों पर भी चलते हो, हिलते डुलते रहते हो, तो भी आपको सीट काफ़ी अच्छे से पकड़ के रखती है। ऐसी अच्छी बकेट सीट वाली फीलिंग इसकी गाड़ी की सीट्स में मिल जाती है। फ्रंट सीट भी बढ़िया है और रियर सीट भी काफ़ी बढ़िया है और ब्रॉड सीट्स हैं, तो आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है। और कंफर्ट के बारे में इससे ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं ड्राइव के फ़न के बारे में। जो ड्राइविंग फ़न है वो शुरू होता है ड्राइव सीट पे बैठने से ही। तो ड्राइविंग सीट जो है वो उस हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है। एक ही उसमें थोड़ा सा कौन मुझे महसूस होता है, जो सब लोग पहले से बोलते आते थे कि लेफ्ट साइड का जो सेंटर कंसोल में पैर लग जाता है हमारा, वो काफ़ी डिस्टर्ब करता है। टॉल पैसेंजर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो अपनी सीट को काफ़ी पीछे और थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दें तो वो थोड़ा कम प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट वहाँ प्रॉब्लम तो है। एक एक्स्ट्रा ग्रैब हैंडल सा बनाकर रखा हुआ है जो सेंटर कंसोल में, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है, जो मुझे डेली ड्राइविंग के हिसाब से काफ़ी कंसर्निंग लगता है। और वो चीज़ आज के टॉपिक में हाईलाइट करना ज़रूरी था, क्योंकि आज का टॉपिक यही है कि अगर गाड़ी को आप परचेज करते हो तो आपकी लाइफ में आपको क्या तरह के चेंजेस मिलते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी। अब ड्राइविंग सीट पर आप बैठ गए, आपको कंफर्टेबल सीट पोजीशन मिल गई, अब आपको गाड़ी को ड्राइव करना है। तो ये गाड़ी जो है काफ़ी अग्रेसिव है। राइट फ्रॉम द लो एंड RPMs ये गाड़ी काफ़ी अग्रेसिव महसूस होती है और काफ़ी पावर और काफ़ी पंच इसमें महसूस होता है। मेरे पास 2200 सीसी की एक डीजल ऑटोमेटिक कार है, लेकिन फिर भी ये XTA प्लस हैरियर और XZA प्लस हैरियर में मैंने नोटिस किया इनका जो टॉर्क है, इनका जो ECU है, इसका ECU मैप काफ़ी बढ़िया बनाया गया है, इसलिए आपको बहुत ही कम RPM से भी काफ़ी अच्छा पावर अग्रेशन महसूस होता है। मैनुअल ट्रांसमिशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे मैनुअल ट्रांसमिशन में टाटा और महिंद्रा दोनों की गाड़ियों में कुछ ना कुछ कंसर्न है, जो मैं किसी और वीडियो में अलग से समझा दूंगा।
और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वो मत परचेस करो, बट ये वीडियो ही इस टॉपिक पे है कि ऑटोमेटिक XTA प्लस एंड XZA प्लस ये दोनों गाड़ियों के वेरिएंट में डेली ड्राइविंग में क्या क्या डिफरेंसेस आपको महसूस होंगे। फीचर वाइज डिफरेंसेस मैं अलग से बताऊंगा, पहले मैं टेक्निकल बातें कर लूँ जो कॉमन है दोनों गाड़ियों में। टॉर्क भी बहुत बढ़िया है, पावर भी बहुत बढ़िया है, तो गाड़ी आपको लो एंड पे एंजॉयमेंट देती है। जब भी आपको थोड़ा सा खुला रास्ता मिल जाता है सिटी ट्रैफिक में, आप जल्दी से पावर पकड़ करके गाड़ी को जल्दी से आगे क्लियर करवा सकते हो। तो आपको जल्दी जल्दी कहीं पहुंचना है तो आप बड़े अच्छे से संभाल के चला सकते हो। संभालने का स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरा सजेशन वही है जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं इसके साथ थोड़ा सा यूज टू होने तक के इसको प्यार से ही चलाएं। और मैं एक हाथ से चला रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है और मैं कैमरा भी पकड़े हुआ हूँ, आपको ये सजेस्ट नहीं करता इस गाड़ी को हमेशा दो हाथ से ही चलाना, क्योंकि स्टीयरिंग अब काफ़ी इंप्रूव भले ही हो गया हो, लेकिन है तो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग ही और थोड़ा सा हैवी लगता है। लेकिन उसकी एक पॉजिटिव बात भी है, इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो इतना कॉन्फिडेंस हाई स्पीड पर जो देता है, पकड़ कर चलता है रोड को, और रोड के बम्पी होने के बावजूद ये स्टीयरिंग हिलता नहीं है। ये कमाल की बात है जो बिल्कुल भी मेरे को महसूस नहीं होती। इतनी अच्छी बात मेरे स्कॉर्पियो एन में भी और मेरे दोस्तों की XUV 700 में भी। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स में हैरियर मच बेटर, लेकिन सबको नहीं अच्छा लगेगा ये चीज़। जो न्यूबी ड्राइवर्स हैं या जो लोग बहुत हार्श ड्राइविंग पसंद नहीं करते या बहुत फील वाले स्टीयरिंग रिस्पॉन्स पसंद नहीं करते, उनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन मुझे ये हाइड्रोलिक का जो फीचर इतना अच्छा लगा कि ये गाड़ियों को जब 3-3, 4-4 दिन मैंने अपने पास रखा, चलाया, बाद में अपने स्कॉर्पियो में वापस गया तो वो स्टीयरिंग व्हील अचानक से बहुत लाइट लगने लगा। बाद में मैंने लॉन्ग ट्रिप भी करी उस गाड़ी में, तो मुझे फिर वो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की याद आने लगी कि यार ये स्टीयरिंग हिलता है हल्का हल्का लॉन्ग ड्राइव पर, पॉटहोल्स पे और बम्पी राइड्स पे। स्टीयरिंग हैरियर का नहीं हिल रहा था उस तरह से जिस तरह से महिंद्रा की SUVs के हिलता है। और एक अनोखी चीज़ मैंने ये नोटिस की कि हैरियर का जो स्टीयरिंग व्हील है ना, जब आप इसको चला रहे हो सीधे सीधे रास्ते पर अचानक से आपने अगर थोड़ी सी टर्निंग करनी चाहिए तो थोड़ा हैवी लगता है, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा घुमाओ फिर उसको रोको फिर वापस घुमाओ ना, तो लगता है जैसे पंप हो गया है हाइड्रोलिक, उसके बाद वो चलने लगा और फिर अपने को सपोर्ट करने लगा टर्निंग करने के लिए। मतलब थोड़ा सा लेफ्ट में हल्का सा लीन किया स्टीयरिंग को, फिर उसके बाद में वापस से लेफ्ट में घुमाया रुकने के बाद में, तो वो अच्छे से सपोर्ट करेगा और बहुत स्मूथली टर्न होगा। सिमिलरली राइट साइड में भी आप स्टीयरिंग को टर्न करना चाहोगे तो पहले थोड़ा सा टर्न करो उसके बाद में करो। मतलब चलती गाड़ी सीधी सीधी जब चल रही थी तो स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड रहता है ताकि स्टेबिलिटी स्ट्रेट रोड पर रहे, और जब टर्निंग करना चाहो तो आप पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, आधे 1 सेकंड का डिले होगा या फिर आपको हार्ड स्टीयरिंग के साथ में शुरू करना पड़ेगा। दैट्स ऑल अबाउट गेटिंग यूज्ड टू इट। सिमिलरली ब्रेक्स भी ऐसे ही हैं, बहुत अच्छे हार्श ब्रेक्स हैं, लेकिन पहले दबाओगे तो बहुत स्मूथ ब्रेकिंग देंगे क्योंकि इसमें ब्रेक असिस्ट भी है और बहुत अच्छा ब्रेक असिस्ट दिया हुआ है। EBD भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आप पहले थोड़ा सा ब्रेक पुश करो उसके बाद दबाओ, छोड़ करके पैडल को फिर वापस दबाओ, तो बहुत ही बढ़िया ब्रेक बाइट आपको फील करवा देगा। ये चीज़ मुझे पहले पता नहीं थी, पहले लगता था कि हैरियर में ब्रेक उतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, मतलब चलता अच्छा है, रिलायबल भी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं फील होता। मतलब आपको फिर कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा अगर आप हाई स्पीड में ड्राइव कर रहे हो और आपको इंस्टेंट ब्रेकिंग की जरूरत पड़ रही है। तो उसके लिए ये वाली डिस्कवरी मैंने की जब मैंने ये दोनों गाड़ियाँ चलाई, XTA प्लस और XZA प्लस। अब ये वाला फंक्शन ओनर्स ने भी कंफर्म किया जो इन गाड़ियों को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे मैनुअल हैरियर ओनर फ्रेंड्स हैं वो नहीं कंफर्म कर रहे थे, उनके साथ में ऐसा नहीं हो रहा है वो कह रहे थे। अगर आप किसी हैरियर ओनर को जानते हो या आप हैरियर ओनर हो तो अपनी ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना इसके बारे में। तो ये प्रो भी है, कौन भी है। प्रो ये है कि यार चलो आपको एक बहुत ही वेल स्टेबल रॉक सॉलिड स्टीयरिंग सिस्टम मिल रहा है, आप उसके साथ में अगर अडेप्ट कर लो तो आपको इतना कॉन्फिडेंस देगी और इतना अच्छे से आपको वेल प्लांटेड गाड़ी महसूस करवाएगी। वहीं कौन ये है कि जब सिटी ड्राइविंग कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपके शोल्डर पर थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ेगा, जो कि अडेप्टेबिलिटी के ऊपर है। जैसे आप वर्कआउट करते करते आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग करते हो, वैसे अगर आप इस गाड़ी के साथ में रोज ड्राइव करने लगोगे और दोनों हाथ से संभालोगे तो आपको कभी पेन वगैरह महसूस नहीं होगा। और जो लोग इसको रोज ड्राइव करते हैं वो बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। इसलिए नेगेटिव रिव्यूज़ में हैरियर के स्टीयरिंग के बारे में कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता कि यार स्टीयरिंग इसका अच्छा नहीं है। वो एक पर्पसफुलनेस के साथ में आया और जिसको ये कैरेक्टर पसंद आता है गाड़ी का, उसी को इस गाड़ी को परचेस करना चाहिए, ना कि इस गाड़ी के कैरेक्टर को डिफेम करना चाहिए। इसके अलावा फ्यूल इकोनॉमी के बारे में बात करें तो मुझे लगता है ये गाड़ी काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है। ऑटोमेटिक वेरिएंट में भी आपको अच्छा खासा माइलेज मिल सकता है एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ड्राइव। ऑल्दो गाड़ी काफ़ी अग्रेसिव है और राइट फ्रॉम द लो एंड अच्छा खासा पावर और टॉर्क डिलीवर कर रही है, लेकिन अगर आप लाइट फुट चलाएंगे और डिसेंटली उसको ड्राइव करेंगे तो किसी और को भी डिस्टर्ब किए बिना और अपने आप को भी अनसेफ किए बिना आप गाड़ी को हैंडल कर सकते हो और आप अच्छा खासा माइलेज अपने लिए बचा सकते हो। मैं कई सारे ओनर्स को जानता हूँ जो इस गाड़ी को चलाते हैं और अच्छा खासा माइलेज निकाल के ले रहे हैं। किसी ने 17-18 का माइलेज भी निकाला है, किसी ने ज़्यादा भी। फिलहाल एविडेंस नहीं है इसलिए दिखा नहीं सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे फादर भी मेरे ही 2.2 लीटर डीजल वाली SUV में आराम से 18 का माइलेज निकाल रहे हैं, जबकि वो ऑटोमेटिक भी और उसका ECU भी बहुत अग्रेसिव है। तो फिर ये गाड़ी जो 2 लीटर डीजल इंजन के साथ में ये भी अच्छा खासा माइलेज निकाल सकती है। 170 PS का पावर भी काफ़ी अच्छा है, तो माइलेज निकालने में कमी नहीं आएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है माइलेज से जो याद आता है वो भी हैरियर से रिलेटेड, कई सारे ओनर्स ने बताया है इको मोड पर अच्छा माइलेज मिलने से ज़्यादा चांसेस है सिटी मोड या स्पोर्ट मोड में अच्छा माइलेज मिलने का, क्योंकि आपको गाड़ी को ज़्यादा मेहनत नहीं करवाना पड़ेगा पावर पकड़ने के लिए, स्पीड पकड़ने के लिए, एक डिसेंट स्पीड में जिसमें आपको क्रूज करना होता है। तो इको मोड इज़ अ काइंड ऑफ अ मिथ, बट इको मोड माइलेज सिर्फ तब आपको कंट्रीब्यूट करके देगा जब आप हाईवे पर क्रूज कर रहे हो।
तो अगर आपको लगता है आप 70-80 की स्पीड पकड़ चुके हैं, वहाँ से क्रूज करने वाले हो, बस इको मोड लगाओ, वो लो आरपीएम पर लेजीली आपका स्पीड को मेंटेन भी कर लेगा और माइलेज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बचा कर देगा। बस गाड़ी थोड़ी सी लेजी चलेगी, जो बहुत ज़्यादा बुरी नहीं लगेगी अगर आप पीसफुली ड्राइव करते हो। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस लवर हो जैसे कि मैं, तो स्पोर्ट मोड के नीचे आपको कुछ मज़ा आने वाला ही नहीं है। सिटी मोड में गाड़ी अच्छा खासा पावर डिलीवर करती है, लेकिन बार बार जो फील आपको चाहिए ना कि एकदम थोड़ा सा पेडल प्रेस किया और आपको अग्रेशन महसूस हो गया, वो जो आपको रिस्पॉन्स गाड़ी में चाहिए वो आपको मिलता है स्पोर्ट मोड के साथ में। तो स्पोर्ट मोड इज़ वेरी वेरी पर्पसफुल। गाड़ी के टेरेन मोड रिलेटेड ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, टॉप एंड में आपको वो फीचर मिलता ज़रूर है, लेकिन टेरेन मोड का काम तब करता है जब आपको ऑफ रोड या रूरल एरियाज में या फिर कभी कच्चे रास्तों पर गाड़ी चलानी हो। अदरवाइज मोस्टली जो इसका नॉर्मल मोड है, ड्राइव मोड और टेरेन मोड कंबाइन कर लो, आराम से गाड़ी चल जाती है। आपको रोज रोज टेरेन मोड ट्राई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं स्कॉर्पियो में 4x4 मोड रोज यूज़ नहीं करता, 4x2 पे ही मोस्टली चलाता हूँ। अब बात करते हैं XTA प्लस वर्सेस XZA प्लस रेड डार्क एडिशन में। यानी दोनों ही गाड़ियाँ डार्क एडिशन तो है, बट XZA प्लस जो है वो रेड डार्क एडिशन है। थोड़े फीचर्स में ज़्यादा ऑप्शन है। कस्टमर जो मुझे ये गाड़ी PPF के लिए देते हैं, उन लोगों से भी मैं उनके फीडबैक पूछता हूँ परचेज करने के, उनके आइडियाज़ जो है वो पूछता हूँ, तो मुझे पता चलता है कई लोग ADAS के लिए XZA प्लस ऑप्शन नहीं परचेज करते, सिर्फ XZA प्लस परचेज करते हैं और उसमें 1-1.5 लाख रुपये खर्च करके एक्सेसरीज लगवा लेते हैं ताकि जो फीचर्स उनके काम के हैं वो उनको मिले। इंडियन रोड कंडीशंस में ADAS फीचर जो है वो कितना काम का होगा कितना नहीं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, बहुत लोग खुद ही जानते हैं। क्रूज कंट्रोल भी मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ अक्सर कई अच्छे रोड पर, क्योंकि क्रूज कंट्रोल के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स है। बट जो फीचर्स काम के हैं वो बता दूं। जो पैनोरामिक सनरूफ है वो तो आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा, लेकिन जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो डिजिटल स्पीडोमीटर है, जो डिजिटल गेज क्लस्टर है, ये सब फीचर थोड़े एडवांस्ड फील होते हैं, एक्सपीरियंस इंप्रूव करते हैं, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देते हैं, क्लैरिटी ज़्यादा देते हैं, तो मज़ा भी ज़्यादा आता है। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम का एक्सपीरियंस भी आपको XZA प्लस में बहुत बेहतर मिलेगा। JBL के 9 स्पीकर प्लस सबवूफर के साथ में, और जो बढ़िया एम्पलीफायर बिल्ट इन दिया हुआ है, अकोस्टिक्स पर अच्छा काम किया, वो म्यूजिक सिस्टम बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस दे सकता है आपको टॉप एंड के अंदर। टॉप एंड में जितने भी फीचर्स हैं, इंक्लूडिंग दी 360 कैमरा जो अब मिलने लगा है, वो बहुत ज़्यादा पर्पसफुल है। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल जो सीट्स हैं वो चलती गाड़ी में एडजस्ट करने के लिए बहुत इजी है, क्योंकि आपकी गाड़ी में जब आप ड्राइव कर रहे होते हो, ड्राइव करते वक्त अगर आप मैनुअल सीट एडजस्टमेंट करते हो तो थोड़ी सी आपकी ड्राइव पर इफेक्ट पड़ जाता है, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन इलेक्ट्रिक सीट वहाँ पर आपको इंस्टेंटली और कन्वीनियंटली एडजस्टमेंट्स अलाउ करती हैं। हेडलाइट को लेकर के बात करो तो आप टॉप एंड लो या नहीं लो, आपको हेडलाइट कभी भी इस गाड़ी में अच्छे नहीं मिलते, इसलिए हेडलाइट अपग्रेडेशन तो टॉप एंड में भी करने पड़ते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप टॉप एंड ले रहे हो फीचर के लिए, तो आप फीचर को ध्यान से कंपेयर करो कि कौन कौन से फीचर्स आपके काम के हैं जो आप बाहर एक्सेसरी शॉप में नहीं ले पाओगे रिलायबल तरीके से, वही फीचर्स के लिए आप टॉप एंड को चूज करो। अदरवाइज टॉप एंड अगर आप फीचर लोडेड के लिए ले रहे हो तो मोस्टली मेरा सजेशन है आप ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा XTA प्लस में भी बहुत सारे फीचर्स काम के मिल जाते हैं, जिसमें आप थोड़ी एक्सेसरीज लगवा लो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका काम हो जा रहा है। और ऐसी कई सारी एक्सेसरीज का अपग्रेड अभी हम लोग करने वाले हैं XZA प्लस में, जो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बाकी एयरबैग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर टॉप एंड आपको चूज करना हो तो 6 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं। मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से XZA प्लस जो है टॉप एंड एडिशन ज़्यादा अच्छी है। फिलहाल मैं समझता हूँ कि आपने मेरे ड्राइव एक्सपीरियंसेस और डेली ड्राइव ओनरशिप रिव्यू समझ लिया होगा, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है, और ये गाड़ी रोज़ चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। मैं भी सोचता रहता हूँ कि ये वाली गाड़ी मेरे भी गैराज में होनी चाहिए, क्रेटा की जगह पर। पता नहीं कब ले पाऊँगा, बट कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल मेरे को गाड़ी पार्क करने के लिए जगह कम मिल रही है, तो मुझे ज़रूरी है कि मैं अपने लिए गाड़ी पार्किंग एनहांस कर लूँ पहले। जब वो हो जाए तो शायद ये गाड़ी भी मैं अपने गैराज में जल्दी ही लेकर आऊँगा, और जो भी लाऊंगा रेड डार्क एडिशन या डार्क एडिशन ही लाऊंगा। तो यू गाइज जस्ट विश मी लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल हियर। आप लोगों ने आज तक मेरे हियर के सभी वीडियोज़ को पसंद किया, कमेंट कर करके मुझे प्रोत्साहन दिया, और एनकरेजमेंट मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प करता आया है अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। इस बार भी वो करना। वीडियो में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताना, हैरियर आपको कैसी लगती है और हैरियर का कौन सा वेरिएंट आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, किस लिए लगता है, वो सब हमें डिस्कशन करना चाहिए। सभी लोग अपने आपस में कमेंट करके डिस्कशन करें, हेल्दी डिस्कशन करें, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है दूसरे बायर्स के लिए भी। अगर आप लोग कमेंट में बताते हो कि हैरियर रिलेटेड आप और कौन सा वीडियो देखना चाहते हो, जो मैं ट्रू ओनरशिप रिव्यू लेके आऊँ या असली ओनर से आपको मिलवाऊँ नए वाले जनरेशन की हैरियर के बारे में, तो वो भी कमेंट में बताना। बहुत जल्दी ही न्यू जनरेशन हैरियर 2023 जो फेसलिफ्ट आई है उसका भी रिव्यू मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं हैरियर के रिव्यूज़ बहुत सारे डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा वक्त लूँगा, मीडिया ड्राइव की जगह रियल लाइफ वीडियो बनाऊंगा। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।